इधर जेएमएम कह रही है हर बार बड़ा भाई की हिस्सेदारी क्यों, छोटा भाई हर बार कुर्बानी क्यों दे। मेरे पास 34 विधायक हैं। कांग्रेस का जो सिस्टम है, कांग्रेस कैसे चलती है, कांग्रेस के अंदर कौन कौन से टिकड़म होते हैं और किन टिकड़मों के सहारे टिकट वितरण होती है, इसमें जो प्रवीण प्रांगत लोग हैं उनकी टोली है और उनकी पसंद सुबोधकांत सहाय। नमस्कार, जोहार, मैं हूं देवेंद्र कुमार। दोस्तों, आपने एक अनार 100 बीमार की कहानी तो जरूर सुनी होगी, लेकिन यह झारखंड है जनाब। यहाँ बिन अनार कांग्रेस बीमार, यानी कांग्रेस के पास कोई अनार नहीं है और कांग्रेस बीमार है। अजब कहानी है कांग्रेसियों की। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूं झारखंड कांग्रेस की और राज्यसभा चुनाव की। राज्यसभा चुनाव में 2 सीटें खाली होने वाली है और इन 2 सीटों पर जेएमएम पहले ही अपना दावा ठोक चुकी है। लगभग उसके प्रत्याशी भी फाइनल हो चुके हैं। हालांकि औपचारिक रूप से उसकी घोषणा नहीं हुई है, लेकिन कांग्रेस है कि मानती नहीं। वो कह रही है कि भाई साहब, मैं तो बड़ा भाई हूं और बड़ा भाई के हिस्से 1 सीट तो आनी चाहिए। इधर जेएमएम कह रही है हर बार बड़ा भाई की हिस्सेदारी क्यों, छोटा भाई हर बार कुर्बानी क्यों दे। मेरे पास 34 विधायक हैं, 2 माले के हैं, 4 राजद के हैं, तो 34 4 38 2 40, यानी 40 के 40 हमारे खेमे के हैं। कांग्रेस को अपना खेमा मानने के लिए तैयार नहीं है। इस हालत में कांग्रेस करे भी तो क्या, उसके भी तो 16 विधायक हैं और इन 16 विधायकों के बूते कांग्रेस की चाहत है कि कम से कम 1 सीट मेहरबानी करके उसके हिस्से दे दी जाए। और यही कारण है कि कांग्रेस के जो के राजू हैं, उन्होंने कांग्रेसियों में थोड़ी आस जगा दी। उन्होंने कहा है, मैं बात करता हूं जेएमएम से और कोशिश क्या निश्चित करता हूं कि कांग्रेस के हिस्से 1 सीट आएगी, राज्यसभा की 1 सीट। इधर बातें ही चल रही थी कि उधर कांग्रेसियों की हसरतें भी उड़ान भरने लगी और सबसे ज्यादा उड़ान तो सुबोधकांत सहाय ने भरी। भाई 3 बार के सांसद रहे हैं और इधर, हालांकि इधर के दिनों में वे राजनीतिक दुर्दिन के शिकार होते दिख रहे हैं। दुर्दिन इसलिए कि 1989, 2004 और 2009, 1989 के बाद 2004 में उन्हें जीत मिली है और 2004 के बाद 2009 में, और 2009 के बाद सुबोधकांत सहाय का राजनीतिक गर्दिश की शुरुआत इस कदर हुई है कि तमाम कोशिशों के बावजूद वे दिल्ली का सांसद नहीं, दिल्ली संसद भवन में नहीं पहुंच सके और उस दौर में नहीं पहुंच सके जिस दौर में पीएम मोदी का पूरे देश में प्रचंड बहुमत है। पूरे दुनिया, देश नहीं पूरी दुनिया के सबसे बड़े लीडर हैं, ग्लोबल लीडर। यदि सुबोधकांत सहाय संसद भवन पहुंच गए होते तो निश्चित रूप से उस संसद भवन में वे अपने ग्लोबल लीडर को भी देख रहे होते। लेकिन सुबोधकांत सहाय का यह दुर्भाग्य है कि वे तमाम कोशिशों के बावजूद भी संसद भवन नहीं पहुंच सके। थोड़ा सा और डिटेल में जाएं, 2019 में संजय सेठ से वे करीबन 4 लाख वोट से हारे थे। करीबन 4 लाख वोट से संजय सेठ ने उन्हें शिकस्त दी थी। और यदि उसके पहले 2014 को देखें तो उस वक्त राम टहल चौधरी के हाथों 2 लाख वोटों से शिकस्त मिली थी। यही कारण है कि 2024 में सुबोधकांत सहाय ने यह घोषणा कर दी कि अब वे संसद का चुनाव नहीं लड़ेंगे, यानी लोकसभा जाने की हसरत नहीं पालेंगे। और इसके साथ ही अपनी बेटी जसमिनी सहाय को मैदान जंग में उतारा। लेकिन हाय रे किस्मत, जसमिनी सहाय भी 1 लाख वोटों से हार गई। और अब जब वे
संसद भवन नहीं पहुंच सके, लोकसभा नहीं पहुंच सके, तब उनके अंदर राज्यसभा पहुंचने की हसरत तेज हो रही है। और उनकी इस हसरत को, उनकी आशा को बल मिला है के राजू के उस स्टेटमेंट से, जाता हूं झारखंड के बड़े भाई से अपनी पीड़ा रखता हूं, अपनी हिस्सेदारी की मांग करता हूं। लेकिन जैसे ही यह खबर सामने आई कि बिन अनार कांग्रेस बीमार पड़ गई है और कांग्रेस के अंदर भले ही सीटें मिलेगी कि नहीं मिलेगी अभी यही फैसला नहीं हुआ है, सुबोधकांत सहाय की पूरी लॉबी जो है राज्यसभा सीट के लिए एक्टिव हो चुकी है। आदिवासी समाज की ओर से कुछ वॉइस आई, कुछ विरोध आया। उन्होंने कहा कि भाई हर बार ये जो राज्यसभा की सीट है वो गैर आदिवासियों के हिस्से ही क्यों जाए। झारखंड की मुखर आवाज रही है दयामनी बारला, लेडी आयरन दयामनी बारला, क्यों नहीं कांग्रेस में ही है, क्यों नहीं इस बार दयामनी बारला को राज्यसभा भेजा जाए। एक तरफ जो खाटी कांग्रेसी हैं, खाटी कांग्रेसी कहने का मतलब है कांग्रेस का जो सिस्टम है, कांग्रेस कैसे चलती है, कांग्रेस के अंदर कौन कौन से टिकड़म होते हैं और किन टिकड़मों के सहारे टिकट वितरण होती है, इसमें जो प्रवीण प्रांगत लोग हैं उनकी टोली है और उनकी पसंद सुबोधकांत सहाय, या सुबोधकांत सहाय ने उस टोली को साधने की कोशिश किया, साध लिया है। दूसरे तरफ दयामनी बारला है, दयामनी बारला जिसे झारखंड में आयरन लेडी के नाम से पुकारा जाता है। आयरन लेडी के नाम से इसलिए कि गुमला के एक साधारण से मुंडा परिवार में वे जन्म लेती है, एक साधारण सा गांव, और वहां वे दिहाड़ी मजदूरी करते हुए अपने जीवन की शुरुआत करती है। जी हां, 7वीं तक या 8वीं तक की जो उनकी प्रारंभिक शिक्षा हुई इसी दिहाड़ी मजदूर के रूप में काम करते हुए, एक तरफ दिन में खेतों में काम करना, दूसरे लोगों के बीच के खेतों में धान रोपनी करना, फसल काटना, और शाम होते होते पढ़ाई करना। और इसी बीच महाजनों ने उनकी खेती को कब्जा लिया, जिसके बाद उनके पिताजी बाबूजी रांची पहुंच गए। रांची में दयामनी बारला के पिता ने दिहाड़ी मजदूर का काम किया, उनकी मां ने दाया का काम किया, और दयामनी बारला को जब माध्यमिक शिक्षा की जरूरत हुई तो वे भी रांची पहुंची, और रांची में दयामनी बारला ने भी दाई का काम, और उस दाई का काम करते 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 अपने स्नातक की शिक्षा पूरी की, और जब पत्रकारिता की पढ़ाई शुरू की तो रांची के स्टेशनों पर न जाने कितनी रात गुजारी। आज भी वे चाय की दुकान चलाती, और उस चाय की दुकान एक दुकान नहीं है, उस दुकान को आप राजनीति का पाठशाला कह सकते हैं। राजनीति का पाठशाला इसलिए कि पूरे झारखंड में जहां भी जल जंगल जमीन का सवाल खड़ा होता है, विस्थापन का सवाल खड़ा होता है, दयामनी बारला एक आवाज के रूप में सामने आती है। और दूसरे जो तमाम एक्टिविस्ट हैं, वह चाय की दुकान उनके लिए एक गोष्ठी स्थल के रूप में तब्दील रहता है, जहां पूरे राज्य से अलग अलग क्षेत्रों में काम करने वाले, अलग अलग मुद्दों पर काम करने वाले, अलग अलग इश्यूज पे काम करने वाले जो सोशल एक्टिविस्ट हैं, वे दयामनी बारला की चाय की दुकान पर पहुंचते हैं। और उस दौर से पहले जब 2014 में चाय पर चर्चा की शुरुआत जो होती है ना, इस दौर से पहले ही दयामनी बारला के उस चाय के स्टॉल पर, चाय की दुकान पर चाय की चर्चा होती रही है। दयामनी बारला को संघर्ष की आवाज माना जाता है। कोयल कोरो परियोजना के खिलाफ दयामनी बारला ने एक लंबा संघर्ष किया है, जिसके बाद 2003 में
कोयल कोरो परियोजना को बंद करने का औपचारिक ऐलान कर दिया गया। उसी तरह आर्सेलकर मित्तल मित्तल कंपनी के खिलाफ जो करीबन करीबन 40 गांवों को विस्थापित कर आयरन कंपनी लगाने की, स्टील कंपनी लगाने की तैयारी कर रही थी, वहां भी दयामणि वार्ला ने सफलता हासिल की। और इसके साथ ही प्रभात खबर से जुड़कर ग्राउंड रिपोर्टिंग की। दुनिया के कई प्रतिष्ठानों ने दयामणि वार्ला को सम्मानित किया है। 2014 में आम आदमी के पार्टी के बैनर तले खुट्टी से चुनाव लड़ चुकी है। कुल मिलाकर स्थिति यह है कि दयामणि वार्ला आदिवासी समाज की एक बुलंद आवाज है। वह उसके जल जंगल जमीन और प्रतिरोध की आवाज है। वह आवाज है मुफलसी की, वह आवाज है बेचारगी की, वह आवाज है विपरीत परिस्थितियों में हौसला न खोने की। तो एक तरफ सुबोधकांत सहाय है, जिनकी कोशिश है, जिनकी चाहत है कि राज्यसभा का सीट या लोकसभा पहुंचने का जो उनका कसक रह गया, चौथा जो चौका नहीं मार सके, उस चौका भले ही नहीं मार सके, राज्यसभा पहुंचकर उसकी कमी को पूरी करने। हालांकि जैसा कि मैंने पहले भी बताया, इसके पहले के लोकसभा चुनाव में उन्होंने जसमिनी सहाय को मैदानी जंग में उतारा था, और तब भी यही हसरत थी, चलो मैं नहीं हुआ तो क्या हुआ, जसमिनी सहाय तो लोकसभा पहुंच जाएगी। लेकिन लोकसभा जसमिनी सहाय नहीं पहुंच सकी, और अब राज्यसभा के लिए सुबोधकांत सहाय के नाम को उछाला जा रहा है। दूसरे तरफ दयामणि वार्ला की आवाज भी तेजी से, नाम भी तेजी से उछल रहा है। लेकिन इस सब के बीच जो बड़ा सवाल है, जब झारखंड में सरना सनातन का इतना विवाद है, और जब यह दावा करने वालों की भी कमी नहीं है कि सरना सनातन एक है, उस हालत में क्या दयामणि वार्ला की पैरेलल कोई दूसरा आदिवासी चेहरा नहीं है जो सनातनी भी हो और सरना भी हो? माने एक हाथ में उसका सनातन का झंडा भी रहे और दूसरा हाथ में सरना का झंडा भी। मौजूदा हालात में ऐसा कोई चेहरा नजर नहीं आता, और खासकर कांग्रेस जेएमएम में भी जो सनातनी भी हो और सरना भी हो, ऐसे चेहरे सिर्फ भाजपा में नजर आते हैं। जो सनातनी भी हैं और सरना भी हैं, वे उतने ही जोर से अपने को सनातनी बोलते हैं जितने जोर से सरना बोलते हैं। हालांकि कुछ चेहरे ऐसे भी हैं जो अपने को सरना कहलाने में परहेज भी करते हैं। उनका मानना है सरना ईसाइयों का फैलाया गया भ्रम जाल है। लेकिन बड़ा सवाल फिर से वही है कि कांग्रेस बिन अनार बीमार की स्थिति में चली गई है। भाई, पहले जेएमएम से तो मिलिए, बड़े भाई झारखंड में जो आपके बड़े भाई हैं, वहां से हरी झंडी आदि आपको मिल जाती है, उसके बाद ही आपकी हसरतें पूरी होंगी। चाहे दयामणि वार्ला की हसरतें हों, या फिर सुबोधकांत सहाय की, या फिर किसी सनातनी सरना चेहरे की। फिलहाल तो कांग्रेस खाली हाथ है। खाली हाथ इसलिए कि आसाम में हेमंत का आपने जो रूप देखा, और यदि आसाम में भाजपा की वापसी हो जाती है तो इसका एक बड़ा कारण हेमंत सोरेन यानी जेएमएम को भी माना जा सकता है। और पश्चिम बंगाल, वहां तो सीधे सीधे जेएमएम या हेमंत सोरेन कहें, वह ममता बनर्जी के साथ खड़ा नजर आए, तो उस हालत में इंडिया गठबंधन है कहां? और जब इंडिया गठबंधन की सार्थकता पर ही सवाल है, और जेएमएम की कोशिश है कि कम से कम झारखंड में वह अब किसी के लिए, चाहे वो कांग्रेस ही हो, कोई स्पेस नहीं दे, तो उस हालत में वह क्यों चाहेगी कि राज्यसभा की 2 सीटें में से 1 सीट यानी बराबर बराबर का बंटवारा कर कांग्रेस को मजबूत किया जाए, और वह भी तब जब भाजपा जैसी बेहद कमजोर, लाचार, असहाय विपक्ष उसके सामने खड़ा हो।
आपने देखा भाजपा के पदाधिकारियों का जो सूची जारी हुई है, वो 24 और यदि अध्यक्ष को लगा दे तो 25, वो 25 पदाधिकारियों की सूची को यदि गौर से अब समझने की कोशिश करें तो लगता है हारे हुए की फौज है। माने हार में जो चैंपियन हासिल कर चुके हैं, जो जितनी बुरी तरह से हारे हैं, कांग्रेस ने उसे उतना बड़ा, भाजपा ने उसे उतना बड़ा पदाधिकारी बनाया है। अब भाई इस टीम के सहारे अब जीत हासिल कैसे कीजिए, ना 2029 में ना 2034 में। तो जब भाजपा का खतरा ही जेएमएम के सिर पर मंडरा नहीं रहा हो, जब जेएमएम को यह लगता हो कि सब कुछ उसी के हाथ में है, कहीं कोई खतरा नहीं आने वाले 15 वर्षों में, तो वह कौन सा भाव देगी कांग्रेस को, क्यों देगी? यदि जेएमएम की ताकत थोड़ी कमजोर होती हुई दिखती, उसे लगता कि कांग्रेस के बगैर सत्ता की चूल्हे हिल सकती है, उस हालत में सौदेबाजी हो सकती थी, एक कलकत्ता कैश कांड की पुनरावृत्ति हो सकती है। कलकत्ता को कैश कांड से याद आया अपने वो विधायक नहीं मंत्री जी जब पत्रकारों को बताने लगे हैं, भाई तुम्हारा घर तो हमसे चलता है। जी हुजूर, बिल्कुल ठीक कहा आपने, आपका घर मेरा घर आपसे ही चलता है, लेकिन याद रखिएगा आपकी जो दुकानदारी चलती है ना, वो अभी हम ही लोग से चलती है। जिस दिन हम लोग जब कह रहे हैं ना, तो पत्रकारों का वह बिरादरी जिसे आप गोदी मीडिया कहते हैं ना, वह गोदी मीडिया से मुक्त होकर के असली औकात पर आ गया ना, तो आपकी दुकानदारी बंद हो जाएगी। खैर जाने दें, आप भी तो कांग्रेस की ही हैं और आपकी हसरतें भी आसमान पर ही है। हसरत पालने में कोई बुराई नहीं है, पालिए हसरत, पर याद रखिए जब आसमान की ओर देखते हैं ना, तो जमीन पर पैर दबा के रखे, कहीं जमीन खसक गई तो आसमान का ख्वाब तो अपने आप टूट जाएगा और उस पुल की तरह ध्वस्त हो जाएगा। जो पुलें पिछले 15 वर्षों में झारखंड में बनती रही है, यानी पुल तो बन जाती है, पुल को जोड़ने के लिए बाईपास ही नहीं बनता है। खैर जाने दें इन बातों को। आपका स्वास्थ्य विभाग जो है ना, वह भी थोड़ा कभी करिश्मा कर रहा है क्या? बड़े बड़े करिश्मे वहां भी हैं। रिम्स में कई बार तस्वीरें आती हैं, बोरा में बांध कर लाशें ले जाया जाता है। फुर्सत हो और यदि वास्तव में झारखंड को आप बेहतर बनाना चाहते हैं तो छोड़ दीजिए ना हम पत्रकारों को। हम लोग तो वही फटहाली में गुजर रहे हैं, फटहाली ही हमारा धंधा है। फिक्र मत कीजिए, हमारी दुकान चल जाएगी, अपनी दुकानदारी बचा लीजिए। नहीं, रिम्स में इतनी बदतर स्थिति कायम रही ना, तो यकीन कीजिए आपकी दुकानदारी पर ताला लग जाएगा। फिलहाल कांग्रेस के हसीन सपनों पर ताला लगता हुआ दिख रहा है। शुक्रिया, नमस्कार। लाइव लगातार के वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को